आदाब, मैं हूं मेहताब और आप देख रहे हैं द वायर का ये ख़ास प्रोग्राम। इन दिनों में हम आज बात करेंगे लिटरेचर की, अदब की, और ख़ास तौर पर बांग्ला अदब की, बांग्ला लिटरेचर की, और उसमें जो दलितों का कंट्रीब्यूशन है, दलित राइटर्स का, उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं मनोरंजन व्यापारी। मनोरंजन व्यापारी एक मशहूर बांग्ला राइटर हैं। बांग्ला में उन्होंने बहुत सारी किताबें, कहानियाँ और नॉवेल्स लिखे हैं। उनकी कहानी बहुत बहुत दिलचस्प है। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा भी जा रहा है हाल के दिनों में। पहले इतना लिखा पढ़ा नहीं गया उनके बारे में, लेकिन हाल के दिनों में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। उन्होंने खुद भी बहुत कुछ लिखा है। बुनियादी तौर पर बांग्ला में लिखते हैं, लेकिन पिछले दिनों उनकी किताबों का, उनकी नॉवेल्स का, उनकी स्टोरीज़ का ट्रांसलेशन हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जो रीडरशिप है, उनको पढ़ने वालों की तादाद भी बढ़ी है। आज हम बात करेंगे उनका जो अदबी सफ़र है, उन्होंने कैसे लिखना शुरू किया उसके बारे में, वो ट्रांसलेशन के बारे में क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर पर दलितों का जो अदब में, साहित्य में, लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन है, और क्या दलित ही दलित के बारे में लिख सकता है, या फिर एक दलित जब दलित के बारे में लिखता है तो वो एक गैर दलित जब दलित के बारे में लिखता है तो उससे कितना अलग होता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी हाल फिलहाल में उनकी एक किताब, एक उसका ट्रांसलेशन आया है। ये बांग्ला में लिखी है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बांग्ला में लिखते हैं। ये अभी ट्रांसलेशन शाया हुआ है। इसका नाम है देयर इज गन पाउडर इन द एयर। ये दरअसल में जब व्यापारी साहब जेल में थे और उन्होंने जेल में दोस्तों के साथ जो वक्त बिताया, उनकी कहानियां हैं, उनको इन्होंने लिखा है। इसी के साथ साथ एक और किताब है जो कुछ साल, 2 साल पहले आई। वो इनकी खुद की जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका ट्रांसलेशन है। तो हम उसके भी बारे में बात करेंगे। व्यापारी जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो थोड़ा सा शॉर्ट में, हम जानते हैं कि आप जब बताते हैं और आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, शॉर्ट में आपने लिखना क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, अगर शॉर्ट में ये बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को। तो लिखने के क्षेत्र में आने का हमारा तो कोई संभावना था ही नहीं, क्योंकि 24 साल उम्र तक हमने लिखना पढ़ना कुछ जानता ही नहीं था। लिखने कैसे है ये बोलने के लिए हमको तो थोड़ा हमारे जीवन के बारे में, पिछले ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। हम पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए एक दरिद्र परिवार का संतान हूँ। शब्द पर थोड़ा गौर कीजिएगा। दलित और दरिद्र, ये दोनों अलग अलग शब्द है। इनको विचार विश्लेषण भी दोनों अलग अलग तरीके में होना जरूरी है आज के समय में। तो आप दलित और दरिद्र दोनों हैं जी। तो देश बंटवारे के कारण हम लोग को इस पर आना पड़ा। जितने ऊंची जाति के लोग उस पार से आए थे, उनके लिए सरकार ने, बंगाल की सरकार ने बांग्ला में ही जमींदारों से ज़मीन खरीद करके उनको कॉलोनी बना दिया था। रहने का तमाम सुविधा उनको जहां मुहैया कराया जा सके। और हम जैसे नीची जाति के लोग, हम लोग को डाल दिया गया था कैंप में। कुछ को भेजा गया था अंडमान, कुछ को नैनीताल, कुछ को दंडकारण्य, कहाँ कहाँ सब। तो हम लोग को भी दंडकारण्य जाने के लिए बोला था। तो मेरे पिताजी डर गए थे दंडकारण्य के नाम से। तो तमाम सरकारी सुविधा जो है वो हम लोग के लिए, सुविधा के मतलब थोड़ा चावल दाल यही दिया जाता था, थोड़ी सी पैसा। उस समय हम परिवार में 5 सदस्य रहे, तो 21 रुपया से भी थोड़ा कम वो हमको मिलता था। ये किस सन की बात है? ये तो 53 साल में हम लोग आए जी। ये 54, 55, 56 ये सब साल का ही। 6 साल तक हम लोग उस कैंप पे रहे। इतने लंबे समय तक कैंप में डाल के रखने का पीछे भी उनका उद्देश्य यही था कि इतना दुख दर्द हम लोग झेल नहीं पाएंगे, फिर जहाँ से हम लोग आए वहीं वापस चले जाएंगे। लेकिन वहाँ का स्थिति क्या था वो तो हम लोग जानते थे। हम लोग वहाँ इसलिए हम लोग उधर और गए नहीं। तमाम दुख तकलीफ सह करके भी हम लोग इस पर रह गए। तो सरकार हम लोग को दंडकारण्य जाने के लिए बोला। हमारे पिताजी दंडकारण्य नाम से डर गए, वो गए नहीं, इनकार कर दिए। तो तमाम वो जो चावल दावल जो थोड़ा बहुत मिलता था वो बंद कर दिया गया।
कैंप से हम लोग का नाम काट दिया गया। तब हम लोग को भटकना पड़ा इधर से उधर, कहाँ हमको रोजी रोजगार मिले। पिताजी को आ जाना पड़ा, ये दक्षिण 24 परगना नाम का एक जगह है, गोला दौलतला, वहीं पर एक कैंप में, जहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार पहले से ही रहा करते थे, वहीं हम लोग आ गए। रोजी रोजगार के लिए हमारे पास कोई साधन था नहीं। हमारे पिताजी को कलकत्ते में आना पड़ता था मजदूरी करने के लिए। कभी कम मिलता, कभी कम नहीं मिलता, 2.5 रुपया 3 रुपया मजदूरी मिलता था उनको। तो फिर उनको पेट दर्द का भी एक बीमारी लग गया। बहुत दिन तक जैसे वो आए मजदूरी काम करने के लिए कलकत्ता में, काम नहीं मिला तो दिन भर उनको भूखा ही रहना पड़ता था। और जिस दिन काम मिल रहा था एक पाव रोटी वही खरीद के खाते थे। तो ये चलते क्या है, उनको पेट का दर्द हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी बीमारी लग गया उनको जी। तो उसके बाद में हमारे घर में तो चूल्हा चौका सब बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया। तब हम घर से भाग करके देश का बहुत सारे हिस्सों में बिना टिकट में रेल में सफ़र करके गए। कहीं पर कोई काम मिले जहाँ से हम 2 पैसा रोजगार कर सके, कहीं पर कुछ तो मिला ही नहीं। दिल्ली यूपी भी आए आप? सब जगह हम गए थे। लेकिन अभी दिल्ली हम घूम के देख पा रहे हैं, उस समय तो रेलवे स्टेशन उसका नज़दीक जो कुछ हुई, ज़्यादातर तो हम कुछ दिख नहीं पाए थे। जहाँ भी गए, जो भी जगह में गए, रेल जहाँ रुका उसके आजू बाजू में जो देखने को मिला उतना ही। कोई चाय दुकान में काम कर लिए, कोई भिखारी लोग उनके साथ जुड़ गए, कैसे कैसे करके। तो बहुत दिन तक भटकते रहे चारों तरफ ऐसे, लेकिन कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। जिनको मौका मिला हमको ठग लिए। जिनको जिस तरह का अत्याचार हम पर करने का उनका इच्छा था वो कर चुके, हम रोक नहीं पाए, बहुत छोटे थे। तमाम हमारी ये पुस्तक में लिखा है जी। तो ये जो जिंदगी है, हम जब घर वापस गए तब देखिए, हम उस 67 साल में हम सिलीगुड़ी गए थे, जब वहाँ नक्सलवाड़ी वो लड़ाई चल रहा था, उसको हमने देखे। लड़ाई को हमने नहीं देखे, लेकिन लड़ाई में हिस्सा लिए जो लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सिलीगुड़ी में लाया जाता था। थाने वहीं पर था, जेल वहीं पर था। तो उन सब लोगों को देखे, मेरे ही जैसा नंगा बदन, काले काले। तो मुझे लगता था कि ये लोग भी मैं जैसे भूख के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं एक अपने तरीके में लड़ रहा हूँ, वो भी एक अपने तरीके में लड़ रहा है। लेकिन लड़ाई में समानता तो है। जीना चाहते हैं हम इस दुनिया में, और इस दुनिया हमको जीने नहीं देगा। इतना हमारा सोच छोटे उम्र में ही आ गया था कि ये दुनिया बड़ा बेदर्दी है, ये हमको जीने नहीं देगा, और जीना है तो दुनिया से लड़ करके ही जीना पड़ेगा। तो जब हम कलकत्ता में वापस, तब तक हमारे पिताजी गोला दौलतला छोड़ करके कलकत्ता में आ गए थे, क्योंकि मेरे माँ को किसी ने समझाया कि वहाँ बर्तन, किसी के घर में जाके बर्तन मलोगे तो भी तुमको कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा। तो मेरे माँ का माँ जो नानी थे, उन्होंने वही सब लोगों के घर में बर्तन हुआ मलने का काम किया करते थे। मेरा पिताजी जब उनका तबीयत ठीक रहे तो बाजू में राशन दुकान था, उसमें जाकर के मोड़ वोट ढोल लेते थे, उसमें 1 आध रुपया उनको मिल जाता था। और जहाँ उन्होंने रहने के लिए आए वहाँ एक मकान बन रहा था, तो उसका ईटा पत्थर रॉड वगैरह सब पहरा देने के लिए उनको महीने में 15 रुपया मिलता था, और एक झोपड़ी दे दिया था उनको रहने के लिए। तो हम जब कलकत्ते में आए तो देखे वहीं पर उन लोग, हमको पता चला कि वो लोग यहीं पर रह रहे हैं। तब लोगों से पूछ पाछ के पता लगा कि एक समय उनके पास हम जा पाए। तो ये जो जिंदगी है, चाय दुकान में आप काम करोगे, होटल में बर्तन मलोगे, लोग आपको ठग लेगा, कहीं पर भी काम करा के पैसा नहीं देगा, पैसा मांगोगे झप्पर मारेगा, कुत्ता जैसा जिंदगी। कुत्ते का मुंह से भी रोटी छीन के हमको खाना पड़ा। आप लोग इस पुस्तक पढ़े हैं तो आपको मालूम है। तो ये जिंदगी जिनकी जीना पड़ता है, उससे आप कुछ बेहतर चीज की, काम की आशा कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। वो बुरा ही करेगा, क्योंकि आपने उसको बुरा ही दिया। कुछ अच्छा दिया होता तो वो आपको अच्छा वापस करता। तो ये जिंदगी एक दिन हमको पहुंचा दिया जेल खाने में। तब कितनी उम्र थी आपकी? तब 24 साल। तो जेल में जब गए, वो एक नया दुनिया था, बाहर से भी बेहतर दुनिया।
बाहर में तो भूखे मर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ तो खाना बना के बुलाता है, खाने वाले जल्दी आओ। वो एक ऐसा जगह है। बाहर में तो रहने के लिए आपको कोई मकान नहीं देगा, लेकिन वहाँ तो पक्का छाद है। बाहर में तो जाड़ा में सड़ जाओगे आप, लेकिन वहाँ तो कंबल मिलेगा आपको, बीमार हो जाएगा दवा मिलेगा। बाहर में कुछ नहीं मिलेगा। गरीब लोगों के लिए बाहर में कुछ नहीं है, सरकार ने सब वहीं पर रखा, खाली वहाँ जाके आपको लेना है। तो उस जेल में एक व्यक्ति से हमारा मुलाकात हुआ। उन्होंने हमारे केस को देखा, हमको हमारे आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने पूछा। तब बोला तेरे को तो लंबा समय रहना पड़ेगा, तो इतना जो समय है फालतू में मत गवा, लिखाई पढ़ी सीख। क्योंकि लिखाई पढ़ी सीखने से होता क्या है, जेल में जो लिखाई पढ़ी जानते हैं उनको राइटर का काम मिलता है। कोई मुलजिम कोर्ट जाएगा, कोई कोर्ट से आया उसको नाम लिखना, किसी को खलास हो गया उसको नाम लिखना, ये तमाम लिखने पढ़ने वाले काम जो करते हैं वो बहुत आरामदेह जीवन जीते हैं जेल में। और जो लिखाई पढ़ी जानते नहीं उसको दाल चक्के में दाल पीसना पड़ता है, या चौका में वो डेग ढूंढना पड़ता है, आग का सामने उसको खाना बनाना पड़ता है। वो कष्टदेह काम है। तब उनकी बात में और भी 2-4 चीज़ ऐसे हुआ था जो मैंने हमको प्रभावित किया उस घटनाक्रम। तो हमने कहा ठीक है हम भी लिखा पढ़ी सीखेंगे। लेकिन उनको हमने ये भी पूछा कि लिखाई पढ़ी सीखने चाहेंगे तो कुछ तो साधन तो चाहिए, पेन चाहिए, कागज़ चाहिए, कुछ तो नहीं है, स्लेट पेंसिल वगैरह कुछ नहीं है, कैसे सीखें। तो उन्होंने कहा इच्छा की बड़ी ज़रूरत है, इच्छा हो तो सब चीज़ जुगाड़ हो जाएगा, सीखेगा तू। हालांकि उनको भी टाइम पास नहीं होता था जेल में अकेले आदमी बैठ के। तो उन्होंने सोचा कि इसको लिखाई पढ़ी सिखाऊंगा तो हमारे भी टाइम पास थोड़ा हो जाएगा। हमने कहा सीखेंगे। तब उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का कूट का जो है तोड़ के लाया, छोटा सा दातन टाइप का, वो लकड़ी को दिखाया, बोले ये पेंसिल है तेरा। और जेल का अंगन को दिखाया, बोले ये तेरा स्लेट है, इस पर तू लिखेगा और मैं जिंदा पुस्तक तेरा मैं लिखाऊंगा। तो उन्होंने वो मट्टी में अक्षर बना दिया और बोला इस पर लकड़ी फेर। तो ये फिरते फिरते हमने उतना तक सीख लिया था, एक पुस्तक जो कि युक्ताक्षर वर्जित हो उसको हम पढ़ सकते हैं। और जो अर्थ हम भाई मालूम नहीं था वो पढ़े लिखे लोगों को जाके हम बताते कि भाई ये क्या लिखा है हमको समझाओ, तो बता देते थे। तो 2-4 बार देख करके वो हमारा एकदम दिमाग में बैठ जाता था कि ये लिख इसका अर्थ ही है। गुरुजी हमको जिन्होंने लिखा पढ़ी सिखाया, गुरुजी ज़्यादा दिन तक हमारे साथ रहे नहीं। उनका एक अचानक सीने में दर्द होने लगा था, तो उनको निकल के पहले तो जेल का अस्पताल में डाला, वहीं से निकल के बाहर अस्पताल में ले गया। उसके बाद वो वहीं मर गया या कोई दूसरे जेल में डाल दिया, क्या हुआ आपको पता नहीं, हमें और पता नहीं। तब 2 साल और कुछ महीना बाद हम जब जेल से निकले तो वो हाथ में जो है एक पुस्तक पढ़ने का जो आदत वो हम लेके आए थे। आप मान लीजिए एक अंधा आदमी है, उसको आज रोशनी आ जाए है तो वो क्या करेगा, चारों तरफ पागल जैसा दिखने लगेगा। एक नया नया कोई साइकिल सीखता है तो दिन भर चलाता है। तो हम भी नया नया पढ़ने को सीखे थे, एक एक पुस्तक पढ़ रहे थे तो एक एक खिड़की खुल जा रहा था। हिमालय में सबसे ऊंची चोटी पर क्या है वो पुस्तक में है, समुद्र का सबसे गहराई में क्या है वो पुस्तक में है, अफ्रीका का गहन अरण्य वो क्या है कैसा है वो पुस्तक में है। एक पुस्तक पढ़ करके हम एक महादेश के बारे में जान सकते थे। तो पढ़ने लगे। कोई समझाने वाला था नहीं कि तुम ये पुस्तक पढ़ो, ये पढ़ने से तुमको नौकरी मिलेगा। हालांकि पुस्तक पढ़ने से नौकरी भी मिलता है, लेकिन हमें तो कोई बताने वाला था नहीं। हम सिर्फ जानने के लिए हम पढ़ते गए। तो बहुत सारे पुस्तक उस समय हमने पढ़ चुके थे जो कोई काम में आता नहीं है जीवन का, लेकिन हाथ में उतना ही मिला, जो भी मिला पढ़ते गए। आज इतना समझ आया कि उतना समय वो सब पुस्तक ना पढ़ते और कुछ अच्छे पुस्तक हम पढ़ लेते तो शायद हम और ज़्यादा कुछ जान जाते जो जीवन का काम आता। तो जेल से बाहर आके हमने रिक्शा चलाते थे। खाना तो चाहिए ना, जीने के लिए कुछ तो करना चाहिए, तो रिक्शा चलाते। तो रिक्शा में एक सवारी एक दिन उठा और एक पुस्तक में हमारे एक शब्द मिला था जो जिजीविषा,
जिसकी अंगूठी भी पहनते थे आप। अंगूठी भी हमारे एक पाठक ने बना के दिया था, लेकिन वजनदार है तो उसको अब हर समय नहीं पहनते। तो उनको देखा तो एक कलश से निकले हुए थे, तो ये प्राध्यापिका है, इनको अगर पूछेंगे तो ये तो जरूर इसका अर्थ बता देगा। तो उनको हमने पूछा था कि जिजीविषा का अर्थ क्या है। वो चौंक गए। एक रिक्शा वाले इस तरह का कठिन एक शब्द का अर्थ क्यों पूछ रहा? बोले तेरे को कहाँ से मिला? हाँ, बोला एक पुस्तक में मिला। तेरा पढ़ाई लिखाई कितने दूर? हमने कहा हमने कभी कोई स्कूल गया ही नहीं। तो पढ़ता कैसे पुस्तक? हमने बोला कि ऐसी हम सीख लिए। कौन सा पुस्तक पढ़ा? तो हम 10-12 पुस्तक का नाम ले डाले, जिनमें 4-5 उन्हीं का लिखा हुआ था। लेकिन आपको पता नहीं था कौन? हमको पता नहीं था कि वो कौन है। तब जब आने लगे तो उन्होंने बोला कि हमारे एक पत्रिका निकालता है, जैसे तेरे जैसे लोग लिखते हैं, तू लिखेगा क्या? मैंने कहा अभी तक तो कुछ लिखा नहीं, ठीक है प्रयास करूँगा, हो सके तो आपका पता छोड़ के जाइए, फिर मैं आपको लिखो तैयार हो जाए तो आपको मैं दे आऊँगा। तब उन्होंने जब कि कागज़ का कुटका में उनका लिखा महाश्वेता देवी, तब तो हम चौंक गए। आप महाश्वेता देवी? रिक्शा का हमारे गद्दा का नीचे उस समय उनकी एक पुस्तक, और जो कि थोड़ी देर में हम पढ़ ही रहे थे थोड़ी देर पहले, वो अग्निगर्भ उस पुस्तक का नाम था। वो निकाल के उनको हमने दिखाया कि आपका पुस्तक पढ़ रहे थे हम थोड़ी देर पहले। तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि हम अभी लिख रहे हैं, हम जिन व्यक्तियों के लिए लिख रहे हैं, जिस तरह व्यक्ति को हम अपने चरित्र बनाते हैं कहानी का, उपन्यास का, उसी एक व्यक्ति का हाथ में हमारा पुस्तक अगर पहुंच जाए तो हमें बहुत आत्मसंतोष होगा। तो उन्होंने हमारे ही जैसे लोगों के लिए लिखते हैं, हमारे जैसे लोगों का जीवन के लिए लिखते हैं, जीवन को लेके लिखते हैं। तब बोला कल आना हमारे घर में। तो रात और दिन कहाँ भी, तो हम सपने का एक कैसे समय बीत गया पता नहीं। एकदम सुबह सुबह उनके घर में चला गया। मेरे पास तो कोई कपड़ा लत्ता ढंग का था ही नहीं, वो लुंगी पहने हुए वैसे ही जैसे रिक्शा चलाते थे वैसे ही हम उनके घर पहुंच गए। तब उनको एक महीना दिन के बाद उनको एक लेख हम तैयार करके दिए। वो लेख छप गया। वो जुगांतर नाम का उस समय एक पत्रिका था, उसमें एक रिव्यू आया उस लेख के बारे में। लोग अब वो लेख जो पढ़ रहे थे, हमारे रिक्शा स्टैंड का बाजू में जादवपुर विश्वविद्यालय है, वहाँ सब शिक्षित लोग ही रहते हैं, तो सब मिलने चले आते थे। किसी को विश्वास नहीं होता था कि ये एक रिक्शा वाले ने इस तरह की कोई लेख लिख सकता है, जो कि कभी कोई स्कूल नहीं गया। तो हमसे पूछते थे, सही में हमने लिखा और सही में हमने कभी कोई स्कूल नहीं गया। तो ऐसे मैंने देखने चले आते थे उन लोग। तो उसके बाद में फिर बोलते थे ठीक है तुम कैंप में कभी रहे, ठीक है वो कैंप के बारे में एक लेख दे दो। अच्छा तुम जेल में रहे तो जेल के बारे में एक लेख दे दो। तो ऐसे उन लोग बोलते रहे और हम लिखते रहे और छापते गए। तो ऐसे लिखना शुरू हुआ। ऐसे तो ऐसे में मेरा एक सवाल ये है, जो कि आपने अभी कहा भी कि जिन लोगों के बारे में लिखते हैं, महाश्वेता देवी के रेफरेंस में आपने कहा कि जिन लोगों के बारे में लिखते हैं उसी से, और वो एक पढ़ रहा है और उससे मुलाकात हो जाए, जो बहुत मतलब जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकते। लेकिन अभी एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि लेखक बहुत दिनों तक कुछ लोगों के बारे में लिखते रहते हैं, कुछ समुदायों के बारे में, कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में लिखते रहते हैं, लेकिन उनका जो परसेप्शन है, उनकी जो अवधारणा है, जैसे दलितों के बारे में या किसी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बारे में, वो बदलती नहीं है। तो अब आप ये उनसे कहते हैं कि तुम लोग लिखना बंद करो, हम लिखेंगे। तो ये आपको क्यों लगता है कि दलितों की कहानी अगर दलित लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा? आपको क्यों लगता है? नहीं, वो एक श्लेष था, एक गुस्सा था, एक व्यंग था, क्योंकि ऊंची जाति के लोग, उच्च वित्त लोग जो साहित्य क्षेत्र में आए, ये एक ऐसा काम है कि शिक्षित लोग जो है एक स्तर पर इसमें कोई आना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें पैसा नहीं मिलता है। पैसा मिलना जब तक शुरू होगा वो बहुत लंबे लड़ाई लड़ने के बाद ही मिलना शुरू होगा। वो लंबे लड़ाई बहुत लोग लड़ना नहीं चाहते। जैसे आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, बहुतों के साथ होता है, अकेले मेरे नहीं।
तो जिन लोग लिखने के लिए आते हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं और शिक्षित लोगों की तादाद ज़्यादा। दलित में तो कोई लिखाई पढ़ी सीखेगा तो सबसे पहले उसका ये रहेगा ध्यान में कि कैसे करके हमको एक नौकरी मिले। साहित्य की उतना रुचि उसको रहेगा नहीं, हाँ, ज़्यादातर रहेगा नहीं, इक्का दुक्का को बात आप छोड़ दीजिए, वो गिना नहीं जाएगा। तो ऊंची जाति के लोग जो साहित्य के क्षेत्र में आते हैं वो क्या है, हमारे जीवन के बारे में उनका पास उतना जानकारी होता नहीं है। ना होने की बात क्या होता है, वो हमारे गलत चित्रण कर देते हैं जो कि लोग में एक भ्रम पैदा करते हैं। अभी एक दो साहित्यकारों का नाम मैं बता ही सकता हूँ। जैसे मान लीजिए वामपंथी साहित्यिक हमारे मानिक बंदोपाध्याय प्रणम्य साहित्यिक है, बहुत उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे अच्छे लेख उन्होंने लिखा है। लेकिन दलित का जीवन के ऊपर में जिनका जो उपन्यास को लेकर के उनको ज़्यादा चर्चा किया जाता है वो है पद्मानंद माझी। लेकिन उन पद्मानंद माझी में अभी आपको एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो दलितों की सम्मान को बढ़ाता है। कोई तो अपना लड़की को दिखा करके लोगों से पैसा ले रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई आफिंग बेच रहा, मतलब महान एक कैरेक्टर जो जिनको कहा जाता है उसमें आपको नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जो है मुख्य कैरेक्टर जो है वो अपने साली को लेकर के भाग जाता है। चोर उनको वो चोरी किया नहीं लेकिन उसके ऊपर में चोर इल्ज़ाम डाल दिया गया तो भाग जाता है अपने बीवी को छोड़ करके। वो बीवी वो भी असहाय है, उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। हम समझते हैं कि वो भागेगा क्यों, वो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। हमारे दलित साहित्य तो भगोड़ा साहित्य नहीं है, हमारा दलित साहित्य प्रतिवादी साहित्य है, प्रतिरोध का साहित्य है। वो नाव को घुमाएगा बीच समुंदर से, घूम के चल, हम भागेंगे क्यों, हम तो अन्याय नहीं किया, हम लड़ेंगे उस जमीन पे खड़ा होकर। ये हमारा भाषा होना चाहिए, ये हमारा साहित्य का मूल उद्देश्य होना चाहिए। भाग गया वो तो हार गया। लेकिन हम उन महान साहित्य को हम श्रद्धा करते हैं। हमारे लड़का का नाम भी मानिक है, उन्हीं के नाम से रखा है, उनको अश्रद्धा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे कहने के कि वो इससे ज़्यादा और सोचे नहीं, सोच नहीं पाए। सोचना जरूरी है ये भी समझे ही नहीं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्रेमचंद मुंशी जी, सबसे ज़्यादा चर्चित उनका एक कहानी है वो है कफन। कफन में शुरुआत में दो व्यक्ति को, बाप और बेटे को जाति परिचय दिया जाता है कि ये दोनों चमार थे, है ना। प्रेमचंद जी दलित का जीवन में इतना आलोकपात किया, इतना लिखा, उनको हर समय हम लोग सर झुका के उनके सामने रहेंगे। लेकिन हमारे अपनी जगह से जो हमारे कहना है कि भाई क्या ज़रूरी था उनकी जाति परिचय देने का। कोई भी दारू पीने वाले, नशा के जो आदि है, वो तो ऐसा बुरा काम कर ही सकता है। हम लोगों ने एक चौरंगी नाम का एक उपन्यास पढ़ा शंकर का, जो वित्तवान परिवार का तमाम चित्रण उसमें है। वो अपनी बीवी को पैसे के लिए दूसरे के हवाले कर रहा है, नशे के लिए। हाँ, तो जो नशा का आदी हो जाए वो हर कोई ऐसा कर सकता है। सिर्फ वहाँ शुरुआत में चमार बोलना कोई ज़रूरी था क्या? नहीं था। अगर हमको लिखना है वो कहानी तो हम उसको जाति परिचय हम नहीं लिखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए बहुत बड़े बड़े महान साहित्यिकों नाम हम ले सकते हैं लेकिन अब लेंगे नहीं। उन्होंने उनका लेख में चोरी, चमारी इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो चोर तो एक बहुत बुरा चीज़ है, वो चोरी तो कोई भी कर सकता है। चमार क्यों उसके साथ जोड़ा? चोर जैसा ही क्यों चमार को बोला गया? चमारी भी करते क्या वो बुरे लोग होते हैं? चमार तो एक मेहनत कश है, वो अपना चमड़ा गैया का छीलते हैं, उसको सुखाते हैं, बेचते हैं। तो चोरी का साथ तो इस शब्द होना नहीं चाहिए। चोरी का साथ चाकुरी हो सकता है, नौकरी हो सकता है, क्योंकि नौकरी में रिश्वतखोरी होता है, काम ना करके तनख्वाह लेने का भी तमाम सुविधा उसमें है। तो चाकुरी को क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि चाकुरी वो लोग करते हैं, तो इसके लिए वो बोलेंगे तो उनके खुद के ऊपर वो बात आ जाएगा। हमने कई जगह बहस में ये बात को बोला कि आप लोग चोरी चाकुरी क्यों नहीं बोलते हो, चमारी क्यों बोलते हो? तो ये जो छोटे छोटे शब्द का इस्तेमाल जिन बड़े बड़े साहित्यकों ने किया, वामपंथी आंदोलन का एक बहुत बड़े नेता ने भी, हम लोगों ने उसका प्रतिवाद किया। वो जानबूझ के नहीं किया। इन शब्दों को ब्राह्मणवादियों ने
हजारों साल से डाल के रखा है। वो अब इतना कि एक जाति को हम कैसे अपमानित कर रहे हैं इन शब्दों द्वारा, वो उतना सोचते ही नहीं है। लिखना है, लिख दिया, बहुतों ने बोला, हम भी बोल दिया। तो इन हमारे दलित साहित्य तो कोई ऊंची जाति के लोग करने के लिए आए, माना नहीं है, लेकिन दलित को, सोच को, दलित जीवन को जानना और उनको सम्मानित करना, ये अगर यदि उनके पास कमी है तो दलित साहित्य नहीं लिख सकते। और ये भी बात सत्य है कि दलित में से भी कोई व्यक्ति आए, दलित चेतना उसमें ना हो। दलितों ने भी इन शब्दों को, चोरी चमारी शब्दों का एक ऊंची जाति के लोगों ने प्रयोग किया, ऐसा नहीं है। दलित समाज के लोगों ने भी प्रयोग किया, उसको लेकर भी हमने बहस की कि आप क्यों बोलते हो। बोले कितना सुंदर चोरी चमारी मेल खाता है। वैसे मेल खाने के लिए आप एक जाति को अपमानित कर सकते हो क्या? तो ये जो भावना है, ब्राह्मणवादी भावना से हमारे कुछ दलित लोग भी उसमें बह गए। इसीलिए जैसे मानिक बंदोपाध्याय, पद्मा नदी माझी का बहुत उत्कृष्ट साहित्य तो माना जाएगा, मेरे विचार में उसको दलित साहित्य नहीं माना जाएगा। एक दूसरी नंबर है हमारे कवि विनय मजूमदार, दलित परिवार में जन्मे, लेकिन उनका तमाम कविता आप पढ़िए और ऊंची जाति का किसी का भी कविता पढ़िए, सेम दलित जीवन का जो चित्रण है उनका कविता में, दलित जीवन का जो दुख दर्द है, प्रतिवाद है, वो उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो दादा, इसमें एक सवाल उठता है कि क्या दलित साहित्य सिर्फ दलित लिख सकता है, और दूसरी बात ये कि क्या दलितों को सिर्फ दलित साहित्य ही लिखना चाहिए? इस पर क्या कहते हैं? नहीं, जो लिखना, दलित एक राइटर है, आपने हमको यहाँ बुलाया दलित साहित्य का रूप में, तो कैसे बुलाया? एक राइटर के तौर पर बुलाया। कुछ दलित भी कुछ लोग हमको दलित साहित्यिक भी बोलते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई मेरा ये एक उपन्यास मोतुआ एक मुक्ति सेनार नाम, ये तो आप छोड़ दो, 3 कहानी, रिवाज, बुधियारा हारबेना, अतिथि सेवा, ये 3 कहानी। बाकी हम 38 साल तक, हमारा जो 15 उपन्यास है, 150 कहानी है, सब तो नीचे एकदम दबे कुचले लोग, वो तो किसी भी जाति में से आ सकता है। ऐसे एक रिक्शा वाला, वो तो किसी भी जाति का हो सकता है। तो दलित जीवन के ऊपर में लिखने के लिए वो जो वर्णवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बारीकी से समझना पड़ेगा। और दलित का लड़ाई अभी बहुत सारे फ्रंट में बिखर गया। दलित में भी अभी भद्रलोक और छोटे लोग के श्रेणी विभाजन हो गया है। दलित लिखने आएंगे जो दलित लोग, वो भद्रलोक श्रेणी से होंगे। मैं एक व्यतिक्रमी हूँ जो कि अभी भी मैं मजदूरी करता हूँ और लिखने को चला आया, लेकिन दलित में तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं। दलित साहित्य जो करने आए हैं वो भी वित्तवान हैं, पैसे वाले लोगों में, शिक्षित लोगों में आएंगे, तो उनको लेख में भी एकदम वो जो मेहनत कश जो लोग हैं उनका जीवन का सही चित्रण ना भी आ सकता है। तो इसीलिए ने शायद आपने शुरू में दलित और दरिद्र दोनों को जोड़ा। एक बात और, जो मैं अभी, आपने कोई फेसबुक पोस्ट लिखा था बंगला में, जिसका ट्रांसलेशन किया अरुण नवाज सिन्हा जी ने, जिसमें आपने कहा कि ये जो बात कही जाती है कि एम्पावरमेंट के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए अंग्रेज़ी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नहीं मानते। कई दलित चिंतकों का, कांचाई लैया, चंद्रभूषण प्रसाद, ऐसे चिंतकों का मानना है कि अंग्रेज़ी को कंपलसरी कर देना चाहिए। जब तक दलित अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, अंग्रेज़ी को कंपलसरी नहीं करना चाहिए। ये ऐसा क्यों कहते हैं आप? अब फिर आ जाते हैं वहाँ दलित और दरिद्र। एक दलित जो कि दरिद्र भी है, उसके बच्चा स्कूल जाता तब तक, मिड डे मील जब तक, 4वीं 5वीं 6वीं के बाद वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। हाँ, जिन दलित सक्षम है आर्थिक रूप से, वो आर्थिक रूप से कैसे सक्षम हुआ नहीं हुआ वो बहस की बात है, उसको छोड़ देते हैं। वो अंग्रेजी सीखे, फरासी सीखे, जर्मनी सीखे, पली सीखे, हिब्रू सीखे, कुछ भी सीखे, उसके पास तो साधन है। लेकिन मैं जिस श्रेणी से आया हूँ, हमारे श्रेणी की बात करने के लिए, क्लास के अंदर कास्ट है और कास्ट के अंदर क्लास है। हम जिन क्लास से आए हैं
हमारे बच्चे लोग, हमारे वो तो पाँचवीं छठवीं के ऊपर जा ही नहीं सकता, उसके बाद उसको छूट जाता है। तो पाँचवीं तक पढ़ा और उसके ऊपर और एक दूसरी भाषा, एक तो एक अपना मातृभाषा है और दूसरी भाषा भी उस पर दबा दी, उस पर लाद दिया गया, तो ना तो इसको सीख पाएगा ना तो उसको सीख पाएगा, है ना। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि जो मातृभाषा उसको अच्छे ढंग से सीखे। आप हमको यहाँ बैठाए, इंटरव्यू ले रहे हैं, हम तो बांग्ला सही, बांग्ला भी स्कूल में नहीं पढ़ पाए, लेकिन जितना हमने बांग्ला सीखा, हमारे अपने बात आप लोग तक पहुँचाने के लिए उतना बांग्ला हम सीख लिया था, ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो, मुश्किल ना हो। तो उन लोग जो है वो दलित समाज के वित्तवान लोग हैं, बड़े बड़े नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे लोग पढ़े, अंग्रेजी सीखे, फ़ारसी सीखे, जर्मनी सब सीखे। जो हमारे अगर की पुस्तक अंग्रेजी में ना ट्रांसलेट होकर आता तो अमेरिका में बैठ के लोग, इंग्लैंड में बैठ के लोग तो नहीं पढ़ पाते, दिल्ली के भी बहुत लोग नहीं पढ़ पाते। अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं। जो सक्षम है, जो सकता है वो करे। पर वो सत्ता की भी भाषा है ना, पावर में जो है वो अंग्रेजी आएगा तो उसका जो क्षमता के जो वृत्त जो है वो बड़ा हो जाएगा। अभी राजनेता जो है उनको अंग्रेजी जानना तो नहीं, तो मजाक उड़ाएगा लोग उसको। हमारे बड़े बड़े आदिवासी नेताओं को भी हमने देखा, और हमको आप खुद देखिए, हम अंग्रेजी जानते नहीं तो देश के तमाम प्रांतों में हम उतना हमको मर्यादा, सम्मान, इज्जत मिलता नहीं है जो अंग्रेजी बोलने वाले, जानने वाले को मिलता है। बड़े बड़े सेमिनार में सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले को इसलिए ले जाता है क्योंकि वो अंग्रेजी जानता है, हमको इसलिए नहीं ले जाता है क्योंकि हम अंग्रेजी नहीं जानते। हम जो बोलेंगे वो लोग समझेगा नहीं, हमारे भाषा हिंदी में बोले या बांग्ला में बोले वो लोग समझेगा नहीं। अंग्रेजी बोलने वाले को इसलिए तवज्जो दिया जाता है। लेकिन शायद अगर आप अंग्रेजी जानने में या उसको सीखने में लग जाते तो जो आप कर पा रहे हैं या जो आपने किया, जिस तरह का संसार, साहित्यिक संसार आपने बनाया, वो नहीं बना पाते। शायद अंग्रेजी सीखने में ही आपका वक्त गुजर हाँ, तो कोई नौकरी वोकरी एक अच्छा मिल जाता उसके बदौलत। हम अंग्रेजी सीख लेते, कोई स्कूल में पढ़ते और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते। ऐसे तो प्राइवेट में भी किया जाता है कैसे कैसे, और हमें उतना पता भी नहीं, लेकिन तो हमको एक नौकरी शायद मिल जाता। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हम एक भाषा पकड़ के रखे थे, उसी पर हमारा सारे ध्यान केंद्रित था कि हमको इसको सीखना है और इसी को करना है। आज तो हमारी ये जो ये ऊपर वाला जो पुस्तक, इसको आप अंग्रेजी एक बार पढ़ दीजिए। क्या देयर इज अ गन पाउडर इन, ये अभी 9 भाषा में ट्रांसलेट हो रहा, 9 भाषा में ट्रांसलेट की काम चल रहा है। 1 साल के अंदर 9 भाषा में ये आ जाएगा। तो हमें तो अंग्रेजी सीखने का कोई ज़रूरत नहीं, अंग्रेजी जो सीखे हैं वो करेंगे। और वो अंग्रेजी जो दलित समाज के भी कोई अच्छे ढंग से अंग्रेजी सीखे, ऊंची जाति के कोई लोग भी अच्छे ढंग से अंग्रेजी सीखे, हमें अंतर कुछ दिखता नहीं है। अंग्रेजी सीखो आप लोग भाई, आप लोग सीखो, उसके लेकर के हमारे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हमारे जो नीची तबके के जो लोग हैं, छोटे छोटे, जो हम जो बच्चे को ज़्यादा देर तक स्कूल भेज ही नहीं पाते, और हमको अगर अंग्रेजी सीखना है, हमको अगर आगे आना है, तो आप लोग की मदद की ज़रूरत है। वो मदद क्या? वो मदद दलित समाज से जो लोग आगे गए, बाबा साहब ने जो कहा करके गया, पे बैक टू सोसाइटी, आप लोग को उसको तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप लोग को हमारे बच्चा स्कूल जा सके, आगे पढ़ सके, उसके लिए आपको सहयोग का ज़रूरत है। लेकिन वो सहयोग तो हम लोग को मिलता नहीं है ना। जो आगे बढ़ गया वही आगे बढ़ रहा है, हमारे और कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमारे पास वोट मांगने के लिए चला जाता है। लेकिन हमारे जीवन को कैसे सुखी और सुंदर और हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हमारे पास खड़ा होने वाले हमने तो नहीं देखा। किसी ने देखा होगा तो वो सैल्यूट करेगा, लेकिन हमारे तो सर किसी को सामने झुकने वाला पैर तो हमने देखा ही नहीं अभी तक। अच्छा दादा, तो एक सवाल, ये जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, उससे भी रिलेटेड है कि वो कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है कि ट्रांसलेशन हो। हम जैसे लोग जो बांग्ला नहीं पढ़ना जानते हैं, वो इसलिए पढ़ पाए आपको कि उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ या दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ जो हम जानते हैं। तो ऐसे में
ट्रांसलेशन का क्या महत्व है, अनुवाद का क्या महत्व है आपके नज़दीक, और ये एक राइटर के तौर पर उसका क्या महत्व? नहीं, अनुवाद का महत्व हम एक तो हमारे जो बात हम पहुंचाना चाहते थे आप सब तक, हमारे बांग्ला भाषा था, हम पहुंचा नहीं पा रहे थे, ये एक कमजोरी हमारा था, मजबूरी हमारा था। ट्रांसलेट के माध्यम से आप तक हमारे बात पहुंचा, हमारे बात पहुंचा। लेकिन हमारे साहित्य जो है, साहित्य का अंदर जो छोटे छोटे माने बारीकी या क्या बोलते हैं उसको आप, अलंकार, उदाहरण, ये सब जो सौंदर्य जो होता है उसमें, तो बांग्ला का जो सौंदर्य है उसको ट्रांसलेट में, वो सौंदर्य को, शब्द का अंदर जो शक्ति होता है उन शक्ति को ट्रांसलेट में लाना, हमने बहुत ट्रांसलेटर से भी बात किया, उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल होता है। जी, मुझे याद है कि वो आप जिन्होंने आपके की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा का ट्रांसलेशन किया, वो भी आपके साथ थी, तो वो कह रही थी कि बहुत मुश्किल है और इसलिए कई जगह उन्होंने उसको ट्रांसलेट नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया है। अभी मान लीजिए कि मैं जिन प्रांत से आया है, बड़ी शाल उस जगह का नाम है, तो उन्होंने वहाँ की जो अपनी भाषा, एक निजी जो भाषा है, उसमें वहाँ का मिट्टी का, पानी का खुशबू है। उस भाषा में जब तक आप नहीं उसको पढ़ेंगे तो वो खुशबू आपको पकड़ में नहीं आएगा। ट्रांसलेट में हाला तोरे घप्पत कोई रखन थप्पड़ मारूं, ये जो शब्द है ये कैसे आप ट्रांसलेट में ला सकते हैं? कोई आपके पास हालार पो हाला, अब इसको समझाने जाए कि हालार पो हाला क्या होता है, वो तो पसीना निकल जाएगा आपको। तो उसके लिए वो थोड़ा, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो कम से कम कुछ तो हुआ, ये बेहतर है यार। एक आखिरी सवाल दादा, ये कि आपने खुद भी कहा शुरू में जब आप बता रहे थे अपने जीवन के बारे में कि जब नक्सलबाड़ी आंदोलन हुआ उस वक्त आपने उनको देखा और आप फिर नक्सल भी बने, अपने आप को नक्सल मानते थे। जेल जब गए तो आपने अपने ही ये जो ट्रांसलेशन है वो उसमें एक जगह लिखा है कि ये पुलिस वालों के सामने, पुलिस वालों के नज़दीक आप जो थे वो एक एंटी सोशल असामाजिक तत्व था, जबकि आप अपने आप को एक नक्सलाइट मानते थे और जो आपके मित्र थे, जैसे आपके और मित्र थे, वो भी अपने आप को नक्सलाइट मानते थे। लेकिन जो नक्सलाइट थे, जो पार्टी के लोग थे, हाँ, जो नक्सल थे, वो आपको अपना नहीं मानते थे, वो नक्सली नहीं मानते थे। उनका मानना था कि आपकी हैसियत एक लुम्पेन प्रोलेटेरिएट की है, उससे ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि वो ऐसा आपके साथ क्यों करते थे, जबकि आप शंकर गुहानी होगी और ऐसा, वो बात की बात है, हाँ, बहुत बात की बात। तब तो हम बहुत ज़्यादा, मैंने नियोगी जी से मुलाकात की, ये बहुत पहले की बात है। उस समय हम उतना, हमारे इस आंदोलन के बारे में इतना जानकारी नहीं था। आमिर हमारा दुश्मन है, आमिर लोग हमको जीना दुभर कर दिया तो उनको मारो, गाली बको। हम दारू भी पी लिया करते थे, जब तब जिसको किसी ने, हम रिक्शा चलाते हैं, किसी ने बोला कि ए रिक्शा जाएगा बे, तो हम भड़क गए, तू तो कारी, तू क्यों बोला, मारपीट कर दिए। तो वो नक्सलाइट के लोग उनके वो हमसे कि इसमें तुम्हारा क्रांति आगे बढ़ेगा क्या, वो जिन्होंने किया हो सकता है वो तुम्हारा क्रांति का एक मित्र है, बन सकता था, या बना हुआ ही है, तुमने मारपीट करके उसको दुश्मन कर दिया। तो वो हम तो ना तो माओ से तुम का कोई पुस्तक पढ़े थे, ना नक्सलवाड़ी आंदोलन का चारू मजुमदार हो, किसी का कोई पुस्तक पढ़े थे नहीं। राजनीति जो एक दर्शन है वो हमारे तो दिमाग में कुछ घुसा ही था नहीं, सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा था, अमीर और गरीब। अमीर लोग गरीब का जीना दुभर कर दिया तो उसके खिलाफ लड़ाई, बस इतना ही जानते थे। दारू पीना गुनाह है, हमने कभी सोचा ही नहीं दारू पीना गुनाह है, दारू हर कोई पीता है, हम भी पीते हैं। तो इसलिए क्या है, नक्सल वो अपने को नक्सल करने वाले जो लड़के लोग हुआ करते थे वो बहुत चरित्रवान हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे घराना से आए हुए अच्छे लोग थे। लेकिन हम तो ऐसे थे नहीं, फुटपाथ से गाली बकने वाले, दारू पीने वाले, झूठ मूठ में झगड़ा लड़ाई कर देने वाले। किसी ने किसी लड़की को छेड़ा तो हमने चल के उसको पीट दिया, हर दम मारपीट करने वाले ही हम थे। तो ये इसके लिए जो है वो लोग हमको कभी
आप मित्र माना। तो ये कि वो सिर्फ क्लास का डिफरेंस था या क्लास और कास्ट दोनों का डिफरेंस था? नहीं, उस समय तो क्लास कास्ट ये बात, क्लास तो आया, कास्ट का बात उतना आया नहीं। किसी ने हम नीची जाति है, छोटी जाति है, इसके लिए हमको घृणा करना, ऐसा नहीं किया। लेकिन एक चीज़ हमने देखा, जो जैसे कोई बड़े नेता आए हैं पॉलिटिकल क्लास लेने के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए। तो वो मध्यम वर्ग परिवार से आए हुए जो लोग हैं वो क्लास ले रहा। हम जैसे फुटपाती लोग, जैसे रेल लाइन के बाजू में रहने वाला, कोई लाकड़ी बेचा करता था, कोई रिक्शा चलाता था, कोई ट्यूबवेल का मिस्त्री का काम किया करता था पहले, इन पार्टी में आने के पहले, पार्टी के साथ जुड़ने के पहले। तो उनको तुम चल के उधर पहरा लगाओ कि कोई पुलिस वाले ना आए या कोई दूसरे पार्टी के लोग हम पर हमला ना बोले, वहीं खड़ा हो जाओ। एक क्लास हमको भी जो मैंने वो जो पॉलिटिकल क्लास, उसमें हमको अटेंड करना भी ज़रूरी है, हमको भी कुछ सीखना चाहिए, हमको भी कुछ सिखाना चाहिए। उन समय उन लोग को किसी को भी ये बात ध्यान में नहीं आया। कैसे, अब वो तो बहुत भयंकर लड़ाई का समय था। लड़ाई तब अपने के बचा के रखना ही उनके लिए बड़ा मुश्किल था। शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया, किस लिए ध्यान नहीं दिया हम पता नहीं। लेकिन जात वाली बात उतना सामने उस समय तो नहीं आया, क्योंकि हम बीडीपी के दिए तो वो भी पी लेता था। तो इसके लिए उतना उस समय नहीं लगा। और अभी इस ये जो पूरा आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि इसमें ये गलती है, मानिक जी ने जो लिखा, उनका जो परसेप्शन है, वो जैसे चीज़ों को, दलितों को देखते हैं, वो उसको आपने क्रिटिसाइज़ किया, बताया कि ये गलत है। तो ये सब कहने से क्या आपको लगता है कि कोई असर हुआ है, उसमें कोई बदलाव आया है? अब जो लिख रहे हैं दलितों के बारे में, नहीं आया बदलाव, कुछ नहीं आया। लेकिन मानिक बंदोपाध्याय के उस बारे में बोलने के कारण कुछ वामपंथी लोग जो हमारे को मित्र मानता था, वो हमको बुरा नज़र से देखने लगे, वो हमको कुछ गलत समझने लगे। हमारे इस तरह बोलना नहीं चाहिए, ये सब वो लोग बाद में बताए। लेकिन हम जो सच्चा समझते हैं, हम एक सच्चाई को लेकर के आगे आए हैं, और हम आपके द्वारा सिखाया हुआ बात हम तो बोलेंगे नहीं। हमने हमारा जीवन से जो सीखा उस पर टिके रहेंगे, और आपका बात हमारे जीवन के साथ कितना जुड़ता है उसको हम परखेंगे। जब आपका सिखाया हुआ चीज़ और हमारे जीवन से सीखा हुआ चीज़ दोनों मिल जाएगा, तब हम और आप एक साथ चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते ना। तो जो महान है, मानिक बंदोपाध्याय लेखन के क्षेत्र में महान है, प्रेमचंद मुंशी जी लेखन के क्षेत्र में महान है। महानों से क्या कोई चूक नहीं हो सकता क्या? तो अगर हमारे नज़र में, हमारे निगाह में आता है कि ये चूक है, हम उसको बोल भी नहीं सकेंगे, इतना आज़ादी हमको नहीं है। अब बोल लेंगे तो दुश्मन हो जाएंगे हम। ये कैसा भावना है लोगों की? हम पूजा नहीं करेंगे उनको, हम उनसे सीखेंगे, और उन्होंने जो गलती किया हम उसको दोहराएंगे नहीं। ये तो बात है। अभी नवारुण भट्टाचार्य, महाश्वेता देवी, मानिक बंदोपाध्याय, शीर्षेंदु मुखर्जी, अशोक मित्र जी, इन्होंने जिन शब्द को प्रयोग किया है कोई जगह, हमको अगर लगे कि ये शब्द सही नहीं है, तो क्या हम वही शब्द दोबारा वही इस्तेमाल करेंगे? हम तो करेंगे नहीं ना। तो ये हमको सीखना है। उन्होंने गलती से उस शब्द को प्रयोग कर लिया, बिना सोचे समझे ही कर लिया, लेकिन हम जब इतना सोच रख पा रहे हैं कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो हम करेंगे नहीं। तो ये चीज़ को अगर हम बोले कि उन्होंने ये शब्द को इस्तेमाल करके सही नहीं किया, तो हम उनके खिलाफ हो जाते, दुश्मन हो जाते। अरे तुम क्या उससे बहुत ज़्यादा जानते हो, बहुत बड़ा समझने लगे हो अपने को। ये ठीक नहीं है। तो मेरे को ऊपर में जो दबाव दो तरफ से आ रहा, एक तो मैं छोटी लोग हूँ, इसीलिए भद्दल लोग, उनके तरफ से एक हमारे ऊपर आ रहा दबाव। भद्दल लोग में भी दो हिस्सा है, एक ऊंची जाति के, एक नीचे जाति के लोग। नीची जाति के जो लोग हैं भद्दल लोग में, वो उसको भी हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं, हम हर लेख में
जय भीम नहीं करते हैं, जय काशीराम जय मायावती नहीं करते हैं। तो इसके लिए बहुत तो ने हमारे ऊपर गुस्सा है। वामपंथी कुछ लोग हैं, हम इनकलाब जिंदाबाद नहीं करते हैं। कभी कभी हम किसी वामपंथी दलों का भी हम उनको जो कार्यक्रम है उसके खिलाफ बोल दिए। लोगों ने भी बोला, हम भी बोले कि ये सही नहीं है, तो वो लोग भी भड़के हमारे ऊपर। तो हमारे ऊपर में भड़कने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, दोस्त कम है हमारा। शुक्रिया दादा हमसे बात करने के लिए। नाजरीन आपका भी शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे एक अलग मेहमान के साथ। तब तक आप खबरों, तज्जियात और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए दवायरurdu.com, दवायरहिंदी.com और दवायर.in पर जा सकते हैं। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.